अब मैं एक ऐसे कवि को बुलाना चाहता हूं जिस कवि की इस मंच पर जरूरत है। हिंदी कवि सम्मेलनों में मैंने पहली बार, हम दोनों आगरा यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं और मेरा पहला मित्र है ये। मैंने अपनी आंखों से इस व्यक्ति को पूरी दुनिया में छाते हुए देखा। मैं इसके सम्मान में क्या कहूं। मुझे एक घटना याद आती है। वो घटना सुनाते हुए इस देश के ऐसे बड़े कवि को बुलाना चाहता हूं जिसने अपनी रचना धर्मिता से इस तरह का एक संसार बुना है जिसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि अगर हम मनवीर मधुर को नहीं सुनते तो जिंदगी में बहुत कुछ छूट जाए। दिल्ली में तैमूर लंग आया। लाखों लोगों को एक दिल में उसने कत्लेआम किया। लेकिन बुरे से बुरे आदमी की भी कोई विशेषता होती है कि एक ना एक अच्छाई होती है। तो दिल्ली की सड़कों पर जब उसे कोई आर्टिस्ट मिलता था, कलाकार मिलता था, तो तैमूर लंग उसको पकड़ के अपने साथ रख लेता। तैमूर लंग को दिल्ली की सड़क पर एक शायर मिला, एक कवि मिला। उसको लेकर तैमूर बगदाद चला गया। बगदाद में तैमूर का दरबार लगता है। सामने गुलाम बैठे होते हैं जिन्हें वो पूरी दुनिया से जीत कर लाता है और कहता है जब गुलाम का सर कटता है तो सर कटने के बाद जो खून का फव्वारा उठता है वो मेरे लिए चरम सुख होता है। सबसे ज्यादा सुख मुझे तब मिलता है। ऐसी एक शाम थी। तैमूर लंग बैठा, उसके सिपह सालार बैठे, वजीर बैठे, सेनापति बैठे, 400-500 गुलाम बैठे। तैमूर लंग ने सर कलम करने के लिए गुलामों को बुलाया। इतने में वो एक शायर जो दिल्ली से पकड़ के ले गया था वो उधर से गुजरा। सोनीपत वालों में जिस कवि को बुलाने जा रहा हूं उसे सुनने के बाद आप कहेंगे कि किसको मैंने सुना है। वो शायर निकला। उसके सेनापति ने कहा हुजूर ये वही शायर है जो दिल्ली से पकड़ के आप लाए थे। तैमूर लंग ने कहा अरे बुलाओ बुलाओ यार, शायर है, कवि है, इसको तो बुलाओ। शायर आया। तैमूर लंग ने शायर से पूछा, एक शायर ये बता, इस गुलाम की कीमत तेरी नजर में कितनी है? सुनना। तैमूर लंग ने कहा इस गुलाम की कीमत तेरी नजर में कितनी है? शायर ने कहा हुजूर 400 अशरफी। तैमूर लंग ने कहा अच्छा, फिर मेरी? शायर ने मुस्कुराते हुए कहा हुजूर 40 अशरफ। तैमूर ठाका मार के हंसा। बोले ए शायर, एक कवि, इस गुलाम की कीमत 400 अशरफी, मेरी कीमत 40 अशरफी। अरे कवि, 40 अशरफी की तो मेरी पोशाक है। सोनीपत वालों, उस कवि ने जो जवाब दिया सोने के अक्षरों में लिखा गया। बोले 40 अशरफी की तो मेरी पोशाक है। कवि ने कहा हुजूर पोशाक की ही कीमत बताई है, वरना तेरे जैसे पत्थर दिल आदमी की कीमत तो 2 कौड़ी की भी नहीं हो सकती। हमारे बीच में एक ऐसा ही कवि सच बोलने वाला है। नाम है उसका मनवीर मधुर। पिछली बार इस मंच पर आए थे और उनको बहुत देर तक आप सबने सुना था। इस बार वो आपकी डिमांड पर बुलाए गए हैं। तो आप अगर उन्हें मन से सुनना चाहते हैं, एक बार पूरे मन के साथ तालियां बजाकर मनवीर मधुर को आमंत्रित करिए। मैं आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। हमारे चेयरमैन साहब, इस दुनिया में लोग पैदा होते हैं और मर जाते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने अंदर बचपन जिंदा रखा, असली जीवन तो उसने जिया है। बहुत बढ़िया। और मैं चाहता हूं जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, गार्जियंस बैठे हैं, वे सब एक बार जोरदार तालियां हमारे चेयरमैन साहब के लिए बजाइए। ये जीवंतता ही व्यक्ति को जिंदा दिल बनाती है। जिस आनंद से, और मैं तो कहता हूं कि बच्चों के बीच में रहकर अगर बच्चा ना हुआ है, ज्ञानी तो कोई भी हो जाएगा। और आजकल ज्ञान बांटने के लिए तो सोशल मीडिया पड़ा हुआ है। लेकिन मैं कहां से बात शुरू करूं? निवेदन केवल इतना सा है, कविता सुनने के लिए मैं खड़ा हूं, कविता सुनाने के लिए। आप मुझे तालियों से ज्यादा कुछ नहीं दे सकते और मैं आपको बेहतर कविता से ज्यादा कुछ नहीं दे सकता। केवल इतना कहूंगा, हर कवि के पास 2 कैसेट हैं। एक गले में फंसा है, जब सुनेंगे, जहां सुनेंगे, लगभग आपको वही सारी चीजें सुनने को मिलेंगी। लेकिन एक दिल में है, ये बहुत कम खुलता है, लेकिन तब खुलता है जब सुनने वाले बहुत अच्छे हों और प्रतिक्रिया बहुत अच्छी देते हों। तो फिर कवि का मन करता है कि मेरे पास जो सर्वश्रेष्ठ है वो आपको समर्पित कर दिया जाए। बहुत अच्छे। बस थोड़ा सा इतना ही माहौल बनाइएगा
कि बच्चे भी एक बार तालियों के साथ जुड़ेंगे तो अच्छा लगेगा। केवल इतना कहना चाहता हूं, ढेर सारी शुभकामनाएं दिल्ली विद्यापीठ के लिए, उनके चेयरमैन साहब के लिए, उनके पूरे स्टाफ के लिए, क्योंकि आपके हमारे लिए एक रात का एक दिन का समय है आनंद का, लेकिन इस एक दिन को सजाने के लिए इनकी कितनी रातें बलिदान हुई होंगी आप सोच नहीं सकते। ये कुछ भी करा सकते थे, लेकिन आप जानते हैं कवि सम्मेलन संस्कार का नाम है और वो आपने जिया है। एक बार पीछे तक जितने लोग बैठे हाथ उठाकर जोरदार तालियां दिल्ली विद्यापीठ के लिए बजाइए आप। मैं कुछ मुक्तक सुनाऊंगा। पिछली बार मैंने अभिमन्यु सुनाया था, एक कविता आपको सुनाई थी। आज एक नई कविता सुनाने के मूड में हूं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा संघर्ष आपका है, थोड़ा मेरा है, क्योंकि कभी डॉक्टर कुंवर बेचन जी ने कहा था कि दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, कुछ गर्दनों के साथ हैं, कुछ आरियों के साथ। अगर समझ जाओ तो इतनी बात समझ लेना, अच्छी कविता पर खामोशी और खराब बात पर तालियां, यही कवि को कवि होने से दूर करती हैं। और आजकल आप समझ लीजिए, 4 जुमले सुना दिए जाएं, आप ठहाके लगा देते हैं, तो अच्छी कविता लिखने वाले का मन टूटता है कि जब सतह पर रह के ही काम चलाया जा सकता है तो सागर में उतरकर रत्न क्यों लाए जाएं। अगर आप अच्छी कविता सुनना चाहते हैं, एक बार पीछे तक जोरदार तालियां बजाइए, मैं शुरू करूं। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक विषय वायरल था। एक संत ने मथुरा के एक संत के लिए बोल दिया, मैं चुनौती देता हूं, इनको संस्कृत नहीं आती, मैं पहली टिप्पणी कर रहा हूं और आपके जीवन में आपको कुछ हासिल हो तो तालियों के साथ बताना। जिससे अहंकार का ज्ञान हो, अगर उसी को ज्ञान का अहंकार हो जाए तो रावण बनते देर नहीं लगती। बहुत बढ़िया। और चेयरमैन साहब, आपका समर्थन कर रहा हूं, चुनौती दे रहे हैं, वो भी किसे? मथुरा के एक संत को। एक बार उद्धव पढ़ लेते तो आपको समझ में आता कि ज्ञान के साथ गोपियों ने क्या किया था। और याद रखना, प्रेम से बड़ी चुनौती दुनिया में कोई नहीं है। जिसने प्रेम के लिए सब कुछ अर्पण कर दिया हो, वही तो प्रेमानंद है। अब आइए जुड़िए, मैं कुछ पंक्तियों से आपसे जोड़ता हूं, निवेदन करता हूं। तालियों की ताल देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सुनिए, पहले मैं मथुरा से आया हूं, पहली 4 पंक्तियां समर्पित कर रहा हूं। कुंज गलिन में झूम झूम कर बोलो सब राधे राधे। सब उठाइए तालियां। कुंज गलिन में झूम झूम कर बोलो सब राधे राधे, ब्रज की रज को चूम चूम कर बोलो सब राधे राधे, ब्रज की रज को चूम चूम कर बोलो सब राधे राधे। अगर मोक्ष की चाहत है तो एक मंत्र ही काफी है। हाथ उठा लेना एक बार, जोरदार मंत्र का भी। अगर मोक्ष की चाहत है तो एक मंत्र ही काफी है, हाथ उठाकर झूम झूम कर बोलो सब राधे राधे। हाथ उठाकर झूम झूम कर बोलो सब राधे राधे। और इन दिनों आपने देखा होगा, दिल्ली में विस्फोट हो गया, लोगों ने कहा अब तो 56 इंची की सरकार है, 56 इंची सीने की सरकार है, अब हमला हो रहे हैं। लेकिन मैं खड़े होकर मंच पर, हरियाणा में खड़े होकर, सोनीपत में खड़े होकर बोल रहा हूं विद्वान लोगों के बीच में, अगर लालच में गैरों की वफादारी नहीं करते, अगर लालच में गैरों की वफादारी नहीं करते, कभी दुश्मन यहां आने की तैयारी नहीं करते। अरे वाह, बहुत खूब, बिल्कुल और तालियां उठाना एक बार। सत्य भाई, लालच सत्य। में गैरों की वफादारी नहीं करते, कभी दुश्मन यहां आने की तैयारी नहीं करते। गुलामी आज तक हमने कभी भोगी नहीं होती अगर इस देश के कुछ लोग गद्दारी नहीं करते। गद्दारी नहीं करते। बहुत खूब, बहुत खूब। गुलामी आज तक हमने कभी भोगी नहीं होती अगर इस देश के कुछ लोग गद्दारी नहीं करते। धोखा तय है जब तक जिंदा जाफर या जयचंद रहे,
धोखा तय है जब तक जिंदा जाफर या जयचंद रहें, और शराफत ओढ़े हम सब अपने घर में बंद रहें, और शराफत ओढ़े हम सब अपने घर में बंद रहें। देश बचाना है तो अपनी आत्मशक्ति जागृत करिए, तन में शेखर जागे मन में स्वयं विवेकानंद रहें। वाह, जोरदार तालियां भाई, जोरदार तालियां, बहुत खूब। कि तन में शेखर जागे मन में स्वयं विवेकानंद रहें। कवियों का भी कहना है, एक समय था जब राम पैदा हुए तो वाल्मीकि जी ने, तुलसीदास जी ने रामायण लिखी। अब हमारे सामने ऐसे लोग पैदा हैं, क्या परिवर्तन हो जाएगा? ऐसा नहीं है। शिक्षण संस्थान में खड़ा हूं और जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। अहंकार यदि वाद करे प्रतिवाद जन्म ले सकता है। जितनी मातशक्तियां बैठी हैं उनको प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूं, अहंकार यदि वाद करे प्रतिवाद जन्म ले सकता है, परंपरा से हटकर भी अपवाद जन्म ले सकता है, परंपरा से हटकर भी अपवाद जन्म ले सकता है। और जितने बात समझना है, दो पंक्तियों में बोल रहा हूं, समर्थन करो तो आकाश भर तालियां उठाकर करना कि अहंकार यदि वाद करे प्रतिवाद जन्म ले सकता है, परंपरा से हटकर भी अपवाद जन्म ले सकता है। संस्कार का तृण हो करके पालन कर ले माए तो, कसम आपको एक बार तालियां उठाना, संस्कार का तृण हो करके पालन कर ले माए तो, हिरण्याकश्यप के घर में प्रहलाद जन्म ले सकता है। बहुत खूब, जोरदार तालियां भाई, जोरदार तालियां भाई। वाह वाह, बहुत खूब। अच्छा लगा? एक जी, बार बिल्कुल। तालियां उठाइए। जोरदार तालियां भाई। कि हिरण्याकश्यप के घर में प्रहलाद जन्म ले सकता है। शांति चाहिए जीवन में तो प्रभु की भक्ति जरूरी है। हरियाणा की ओर लेकर आता हूं आप जी, मथुरा से चला हूं, हरियाणा में प्रवेश कर रहा हूं। पंक्ति सुनिए कि शांति चाहिए जीवन में तो प्रभु की भक्ति जरूरी है, लेकिन अपने तेवर की भी कुछ अभिव्यक्ति जरूरी है, लेकिन अपने तेवर की भी कुछ अभिव्यक्ति जरूरी है। हिंसक क्रूर अनैतिक कोई शक्ति ही न समझे जब जब, हरियाणा एक बार तालियों के साथ बताए मुझे कि हिंसक क्रूर अनैतिक कोई शक्ति ही न समझे जब जब, तब तब दुश्मन को दिखलाना अपनी शक्ति जरूरी है। तब वाह वाह, जोरदार तालियां भाई। कि तब तब दुश्मन को दिखलाना अपनी शक्ति जरूरी है। और याद रखिए, मैं फिर बोलता हूं, शिक्षण संस्थान में खड़ा हूं, आदरणीय गौर साहब यहां पर बैठे हैं, लेकिन जो बात कह रहा हूं सुनना, शास्त्र से बड़ा शस्त्र दुनिया में कोई नहीं है। अगर सामने विद्वान खड़ा हुआ हो, और शस्त्र से बड़ा शास्त्र दुनिया में कोई नहीं है अगर सामने मूर्ख खड़ा हो। तय करिए हमें क्या पकड़ना है कि विफल शास्त्र के हो जाने पर शस्त्र जगाना पड़ता है। योगेश्वर कृष्ण से बड़ा प्रेरक दुनिया में कोई हुआ ही नहीं। एक तरफ वो दुर्योधन के पास जाते हैं दूत बनकर, शांति दूत बनकर, और दुर्योधन से कहते हैं कि दुर्योधन तुझे राज नहीं देना है, मत दे, तुझे 5 गांव नहीं देने हैं, मत दे, मैं पांडवों को शांत करा लूंगा, लेकिन बस याद रखना उन्हें चुनौती मत देना युद्ध की। वो योद्धा हैं, उन्हें रोक नहीं पाऊंगा मैं। लेकिन वही कृष्ण जब कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होते हैं तो अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन उठा, ये युद्ध देन उनकी ही है जिनको तुम अपना कहते हो, ये युद्ध देन उनकी ही है जिनको तुम अपना कहते हो। अब भी रिश्तों से मोह शेष, किस भावुकता में रहते हो। और अगली 2 पंक्तियों में अगर आप तक पहुंच जाऊं तो बताना, आप भी रिश्तों से मोह शेष, किस भावुकता में रहते हो। यूं समाधान परिवारों में हो जाते हैं हंसते गाते। अपने अपने परिवार उठा लेना, जंग सब जगह है।
यूं समाधान परिवारों में हो जाते हैं हंसते गाते। ये अपना तुम्हें मानते यदि तो लड़ने कभी नहीं आते। ये अपना तुम्हें मानते यदि तो लड़ने कभी नहीं आते। समझौतों के सब द्वार बंद, अभिवादन तीरों से होगा। इस युद्ध भूमि का निर्णय तो केवल शमशीरों से हो।